नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। सामान्य हिंदी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसके तहत हमने पिछले वीडियो में भी विलोम शब्द पढ़े थे। कैसे उन्हें हल करना है, कैसे उन्हें याद रखना है, कैसे आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर बता रही हूँ। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और यदि आप LT हिंदी, LT ड्राइंग की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर हिंदी साहित्य भी पढ़ाती हूँ और LT ड्राइंग आपको यहाँ पर KK सर पढ़ा रहे हैं। साथ ही उनके द्वारा एक विशेष सीरीज़ यहाँ पर चलाई जा रही है जिसका नाम है वन डे वन टॉपिक, जिसके तहत वो चर्चा में रहे, आजकल जो चर्चा में रहे विषय हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है वन डे वन टॉपिक। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पूरा ज़रूर देख लीजिए क्योंकि एंड तक जाते जाते आपको बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी और बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है हम विलोम शब्द जो पढ़ रहे हैं उसमें एक तरफ मैंने लिखे हुए हैं शब्द, दूसरी तरफ लिखे हुए हैं विलोम। तो विलोम का मतलब मैंने बताया था कि उल्टा, ठीक है, किसी भी चीज़ का उल्टा, एकदम अपोजिट या विपरीत। तो यहाँ पर आपके पास शब्द दिए हुए हैं। अब कभी कभी जो विलोम में मैंने यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं वो हो सकता है इस साइड भी आ जाए और ये आपको इस साइड मिले। तो इस तरह से उल्टा, मतलब विलोम का मतलब क्या, उल्टा, एक दूसरे का उल्टा, ठीक। तो कोई भी एक दूसरे का उल्टा हो सकता है। देखो, प्रसूति पहला शब्द है हमारे पास। प्रसूति का मतलब होता है लगाव होना, ठीक है, या प्रेम या लगाव। और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, निवृत्ति, यानी कि किसी चीज़ से अलगाव होना या अलग होना, ठीक। दूसरा है हमारे पास सुलभ। सुलभ, सु उपसर्ग लगा हुआ है, लभ मतलब पहुंचना। जो चीज़ हमें आसानी से, जहां तक हम पहुंच सकते हैं, जो आसानी से प्राप्त हो जाए, उसे कहते हैं सुलभ। और उसका विपरीत हो जाएगा दुर्लभ। दुर्लभ में दुर उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग, दुर। ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उन्हें नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि जब भी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप जब किसी एक चीज़ को पढ़ रहे हो ना, तो मल्टीपल दृष्टिकोण उसके प्रति रखिए, बहुत सारे दृष्टिकोणों से उसको रखिए। क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया दुर्लभ, तो यहाँ पे आपको पता चला कि दुर्लभ शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक। उसके बाद बहुत सारे शब्द आपके पास ऐसे ही कहाँ पूछे जाएंगे, वर्तनी शुद्धि में भी पूछे जाएंगे कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। मान लो सृष्टि लिखा हुआ है, अब आपके पास प्रश्न बनेगा कि सृष्टि की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो जो आपके पास यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं उनको आप साथ ही साथ नोट डाउन करते रहिए और अनेक दृष्टिकोणों से सोचने की कोशिश कीजिए। अपने दिमाग के पट खोलिए, क्योंकि एक तरफ से नहीं बल्कि आपके पास अनेक प्रकार के यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो शब्दावली तो सब में सेम होती है, तो आपको इस तरह से पढ़ना है। तो दुर्लभ में क्या है, दुर उपसर्ग है, ठीक है। और दुर मतलब कठिनाई से, ठीक है, जहाँ कठिनाई से पहुँचा जाए या जहाँ जो चीज़ हमें कठिनाई से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, दुर्लभ कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया। फिर है कुसुम। एक शब्द है कुसुम। कुसुम का मतलब होता है फूल, ठीक है। और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, पान। कई बार आपके पास कंटक भी दिया रहेगा। कंटक का मतलब होता है कांटा, ठीक है। तो पाहन का मतलब होता है पत्थर, ध्यान रखिएगा। कुसुम का मतलब होता है फूल, उसका उल्टा क्या हो जाए, फूल जो कि बहुत कोमल होते हैं, ठीक। और पाहन यानी कि पत्थर या कांटे, वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तो फूल का विपरीत हो जाएगा पाहन या कंटक। शब्दों के अर्थ भी ध्यान रखिए और उसके जिस दृष्टिकोण से मैं बता रही हूँ वो सारे दृष्टिकोण आपको ध्यान रखने हैं। सॉरी। अगला है धनवान। धनवान यानी कि जिसके पास बहुत सारा धन हो, ठीक है, जो संपन्न हो। और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, अकिंचन। अकिंचन का मतलब होता है जिसके पास कुछ ना हो, ठीक। अब ये शब्द जो है आपको अनेकार्थी शब्दों के में भी पूछा जाता है। अनेक शब्दों के लिए, अनेकार्थी नहीं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जब पूछा जाता है कि जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा, तो वहाँ पर आएगा आपका अकिंचन, ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला है स्वार्थ और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, परमार्थ। स्वार्थ, स्व यहाँ पे उपसर्ग लगा है, ठीक है। और अर्थ मतलब अपने, जहाँ पे अपने हित की बात हो सिर्फ, उसे कहते हैं स्वार्थ। कहते हैं ना ये बहुत स्वार्थी है। स्वार्थी का मतलब जो सिर्फ अपने हित से संबंधित होता है, ठीक है। और परमार्थ, यहाँ पे पर उपसर्ग लगा हुआ है। पर मतलब दूसरा, जहाँ पे दूसरे का भी हित हो। तो स्वार्थी का परमार्थी या स्वार्थ का परमार्थ, ठीक।
ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला है आगामी और उसका विपरीत हो जाएगा विगत। आगामी का मतलब जो आने वाला है, ठीक, और विगत यानी कि गत मतलब गया, वि मतलब बीता हुआ, ठीक। तो जो बीत चुका है उसे कहते हैं विगत। ध्यान रखिएगा, कई बार लोग इसमें कन्फ्यूजन भी कर लेते हैं कि आगामी क्या होता है, विगत क्या होता है ना। फिर इसके बाद है संधि। संधि का मतलब होता है जुड़ना, ठीक, इकट्ठा होना, और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। विग्रह मतलब अलग होना। इसके बाद उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का मतलब क्या होता है, ऊंचा, अच्छा, जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसने उत्कृष्ट कार्य किया है यानी कि बहुत अच्छा कार्य किया है। और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, निकृष्ट यानी कि बहुत निम्न स्तरीय या निचला, ठीक। अगला है निंद्य। निंद्य का मतलब होता है जो निंदा करने योग्य हो, ठीक है, जिसकी निंदा की जाए या जो निंदा करने के योग्य हो। तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा, वंद्य। वंद्य मतलब वंदना की जाए, जिसकी प्रशंसा की जाए, ठीक। तो निंद्य का वंद्य हो जाएगा। अगला है आहूत। आहूत और उसका विपरीत हो जाएगा अनाहूत। आहूत का मतलब होता है बुलाना या योजना बनाना, ठीक है। और अनाहूत मतलब होता है, अनाहूत का मतलब होता है अन मतलब नहीं, अन उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, ये भी आप ध्यान रखना। अनाहूत शब्द में अन उपसर्ग लगा हुआ है। अन मतलब नहीं, जो बुलाया न गया हो या जो फिक्स ना हो पहले से, ठीक। तो ये अनाहूत हो जाएगा। इसके बाद अगला हमारा यहाँ पे है शब्द और उसी क्रम में हमने विलोम रखे हुए हैं। देखो, चेतन और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, अचेतन या जड़। अब देखो, चेतन का जहाँ पे अचेतन दिया हुआ है वहाँ तक तो हमें समझ आ जाएगा इजीली, लेकिन जब चेतन का जड़ दे देंगे तो फिर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें उसको समझना पड़ता है कि जब जड़ कह रहा है तो इसका मतलब चेतन का अर्थ भी कुछ विशेष हो सकता है ना। चेतन का मतलब होता है चेतना या जागा हुआ, ठीक है। और जड़ का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जो जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल सुस्त होना या कोई जान नहीं बचना, जिसमें जो बिल्कुल मृत हो जाता है, ठीक। तो चेतन का मतलब चेतना या जिंदा या जिसमें प्राण हो या सजीव कह सकते हैं। और जड़ का मतलब निर्जीव, जो निष्प्राण हो चुका है, ठीक, उसे कहते हैं जड़। और अगर उसका दूसरा विपरीत देखें तो वो क्या हो जाएगा, अचेतन। अचेतन अ मतलब नहीं, चेतन मतलब चेतना, जिसमें जागृति नहीं है, जिसमें चेतना नहीं है, वो क्या हो जाएगा, अचेतन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसके बाद देखो विस्तार। विस्तार का मतलब होता है फैला हुआ, ठीक। और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, संक्षेप। संक्षेप का मतलब होता है छोटा। कई बार जो मैंने कई बार देखा है, जब बच्चे लिखते हैं कॉपी में तो वो विस्तृत क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते, लेकिन लिखते हैं कि संक्षेप में। तो संक्षेप का मतलब बहुत विस्तार से नहीं होता है, डिटेल से लिखना नहीं होता है। डिटेल मतलब विस्तृत, विस्तार, ठीक। संक्षेप का मतलब छोटा, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए सृष्टि। सृष्टि और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, प्रलय। सृष्टि का मतलब होता है किसी चीज़ का पैदा होना, ठीक है, या उत्पन्न होना। और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, प्रलय। प्रलय का मतलब होता है अंत होना या समापन होना, ठीक। तो फिर अगला है हमारा द्युति। और द्युति का विपरीत क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। द्युति का मतलब होता है उजाला, ठीक है, रोशनी। और उसका विपरीत क्या है, अंधकार यानी कि अंधेरा। फिर है दक्षिण। दक्षिण का उल्टा क्या हो जाएगा, वाम हो जाएगा। दक्षिण का मतलब दायां, ठीक है। जैसे आपने अगर साइंस में हाई स्कूल में पढ़ा होगा, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का दाम हस्त नियम, इस तरह से। तो वही चीज़ है, वाम का मतलब होता है बायां और दाम का मतलब होता है दक्षिण या दायां, ठीक है। तो इस तरह से लेफ्ट राइट। उत्तम। उत्तम का क्या हो जाएगा, अधम। उत्तम का मतलब होता है अच्छा, ठीक है। उत्कृष्ट, ऊंचा। यहाँ भी हमने एक पढ़ा था यहाँ पे कहीं, उत्कृष्ट और निकृष्ट। तो वही उत्तम उत्कृष्ट हो जाएगा और निकृष्ट यानी कि अधम मतलब होता है निचला, ठीक है। इसके बाद वक्ता। वक्ता मतलब जो बोलने वाला होता है, और श्रोता मतलब जो सुनने वाला होता है, ठीक। तो वक्ता का श्रोता। उपसर्ग का क्या हो जाएगा, प्रत्यय। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उपसर्ग का विलोम क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। और हमारे हिंदी में उपसर्ग टॉपिक भी है अलग से और प्रत्यय भी टॉपिक है। तो इसको हम जब हम अगली क्लासेस पढ़ेंगे तो उनमें उपसर्ग प्रत्यय भी हम पढ़ेंगे, वहाँ भी मैं आपको बताऊँगी क्या होते हैं उपसर्ग, क्या होते हैं प्रत्यय। फिलहाल यहाँ पे इस तरह से आप समझ लीजिए, उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है, ठीक।
और प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ने वाला। तो अ से मतलब ऊ पहले आता है, तो इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय यानी कि पीछे। ठीक, इसके बाद देख लीजिए राजा, और उसका मैंने यहाँ पे 2 आपके पास पर्यायवाची, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरह से आपके पास पूछ लिया जाता है। राजा का रंक भी होता है और राजा का प्रजा भी होता है। अगर हम व्यक्ति वाइज देखें, ठीक है, बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं जो अलग अलग दृष्टिकोणों से होते हैं, या विलोम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अलग अलग दृष्टिकोणों से होते हैं। तो जैसे राजा का अगर हम व्यक्ति वाइज देखें तो राजा एक व्यक्ति और प्रजा बहुत सारी होती है। ठीक है, तो राजा व्यक्ति वाइज क्या हो गई, प्रजा, इसका विलोम ऐसे हो जाएगा। और राजा यानी कि राजा कहते हैं ना, वो बहुत राजा व्यक्ति है। तो राजा का मतलब क्या है कि बहुत संपन्न है, धनवान है, बिल्कुल सारी चीज़ें हैं उसके पास। ठीक है, तो उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें, मतलब पोजीशन के हिसाब से देखें, तो राजा का रंक का मतलब होता है चोर। ठीक है, तो एक है राजा जिसके पास धन है, संपन्न है। ठीक है, दूसरा क्या है, चोर जिसके पास कुछ नहीं है, तभी तो चोरी कर रहा है। तो अगर इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके बाद है अल्पायु। अल्पायु, अल्प आयु, 2 शब्द हैं यहाँ पे। अल्प का मतलब होता है कम, आयु का मतलब होता है उम्र। ठीक है, तो अल्पायु यानी कि कम उम्र, और चिरायु का मतलब, चिर मतलब लंबी, तो लंबी आयु। ठीक, फिर अगला है ऐषणा। ऐषणा और दूसरा है, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, निष्काम। ऐषणा का मतलब होता है इच्छा। ठीक है, किसी चीज़ को पाने की गहन जो इच्छा होती है उसे ऐषणा कहते हैं। और निष्काम यानी कि किसी भी चीज़ को पाने की, मतलब कोई काम को कर रहा है लेकिन वो निष्काम है, कोई इच्छा उसके पास नहीं है कि उस चीज़ के पीछे उसका कोई स्वार्थ नहीं है, बिल्कुल निष्काम भाव से वो करता है। आपने सुना भी होगा। फिर है अंतरंग और उसका विपरीत है बहिरंग। अंतरंग का मतलब होता है हमारे अंतर मन से संबंधित जो होता है। ठीक, और बहिरंग मतलब जो बाहरी होता है। ठीक, इस तरह से। फिर है लास्ट हमारा आज का मृषण और रोक्ष। आपके पास बहुत बार ये पूछा भी गया है प्रीवियस पेपरों में। मृषण का होता है रोक्ष, और मृषण का मतलब होता है कोमल। ठीक, और उसका विपरीत रोक्ष यानी कि कठोर। ठीक, तो मृषण का क्या हो जाएगा, रोक्ष हो जाएगा। ये आप नोट डाउन करिए क्योंकि बहुत सारे प्रश्न बनेंगे आपके यहाँ से। मैंने वही आपके यहाँ पे विलोम शब्द लिए हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे कि अच्छा का बुरा, पाप का पुण्य, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत नॉर्मल हैं, बहुत बार आपने पढ़ी हैं, लेकिन मैंने वही चीज़ें यहाँ पर उठाई हैं जो अब आगामी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जो काफ़ी टफ होते जा रहे हैं उनके लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके क्रम में एक दो और वीडियोस इस पे हो जाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से हमेशा प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए 1-2 वीडियोस इस पे और आ सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए चैनल पर। और मैं देख रही हूँ कि आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, तो बहुत कंजूसी वाली ये बात है, ऐसा प्लीज़ मत कीजिए क्योंकि आपके एक लाइक से, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करके ज़रूर लिखिए कि आपको कैसा लगता है, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।